प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का अगला भाग है। राष्ट्रवाद के उदय में पश्चिमी विचार और शिक्षा एक प्रमुख कारण बना। 19वीं शताब्दी में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और विचारधारा के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने एक आधुनिक, बुद्धिसंगत, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाया। विदेशी दासता के चुभन को सबसे पहले इन्हीं शिक्षित भारतीयों ने महसूस किया। विचारों से आधुनिक बनकर इन लोगों ने विदेशी शासन के बुराइयों के अध्ययन की योग्यता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने एक आधुनिक, मजबूत, समृद्ध और एकीकृत भारत की कल्पना से प्रेरणा प्राप्त की, जो कालांतर में इन्हीं में से बेहतरीन तत्व राष्ट्रीय आंदोलन के नेता और संगठनकर्ता बने। आधुनिक शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों के दृष्टिकोणों तथा हितों में एक सीमा तक एकजुटता और समानता पैदा की। इस सिलसिले में अंग्रेजी शासकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा नहीं आती तो शायद इतना उस समय की परिस्थितियों के अनुसार इतना विकसित दृष्टिकोण उनका नहीं होता। यह आधुनिक विचारों के प्रसार का साधन बन गई। यह देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के शिक्षित भारतीयों के बीच विचारों के आदान प्रदान तथा समन्वय का भी माध्यम बन गई। लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजी साधारण जनता के ज्ञान के प्रसार में बाधा बन गई। यह शिक्षित नागरिक वर्गों को साधारण जनता, खासकर ग्रामीण जनता से अलग रखने का काम भी करने लगी। भारत के राजनीतिक नेताओं ने इस तथ्य को अच्छी तरह से समझा। दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खान, जस्टिस रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी तक सभी ने शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को एक बड़ी भूमिका दिए जाने की मांग पर आंदोलन किए। वास्तव में जहां तक साधारण जनता का सवाल था, आधुनिक विचारों का प्रसार विकासमान भारतीय भाषाओं, उनमें विकसित हो रहे साहित्य तथा सबसे अधिक तो ग्रामीण भाषाओं के लोकप्रिय प्रेस के कारण हुआ। नेक्स्ट कारण है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रेस तथा साहित्य की भूमिका, क्योंकि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और प्रेस को जनता की आवाज़ कहा जाता है कि पेन इज माइटर देन सोर्ड, यानी प्रेस में वह ताकत है जो बड़ी बड़ी सरकारों को भी हिला के रख देती है। प्रेस को चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, प्रेस और साहित्य की। प्रेस और साहित्य वह प्रमुख साधन प्रेस था जिसके द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों ने देशभक्ति की भावनाओं का आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का प्रचार किया तथा एक औसत भारतीय चेतना जगाई तथा भारतीयों के बीच में राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बड़ी संख्या में
राष्ट्रवादी समाचार पत्र निकले। उनके पन्नों पर सरकारी नीतियों की लगातार आलोचना होती थी। भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा जाता था। लोगों को एकजुट होकर राष्ट्रीय कल्याण के काम करने को कहा जाता था तथा जनता के बीच स्वशासन, जनतंत्र, औद्योगिकीकरण आदि के विचारों को लोकप्रिय बनाया जाता था। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को भी परस्पर विचारों का आदान प्रदान करने में प्रेस ने समर्थ बनाया। उपन्यासों, निबंधों, देशभक्तिपूर्ण काव्य आदि के रूप में राष्ट्रीय साहित्य ने भी राष्ट्रीय चेतना जगाने में प्रमुख भूमिका निभाई। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रिटिश शासन की कुरीतियों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, असमी में लक्ष्मीनाथ बेजनबरुआ, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूकर, तमिल में सुब्रमण्यम भारती, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी में अल्ताफ हुसैन हाली इस काल के कुछ प्रमुख राष्ट्रवादी लेखक थे। तो प्रेस और साहित्य ने भी राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीयता को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भारत के अतीत की खोज, क्योंकि भारत का अतीत अत्यंत सुंदर था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित किया जाता था। यानी हर दृष्टिकोण से भारत संपूर्ण विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता था। तो भारत का अतीत अत्यंत सुंदर था, जहाँ पर सम्राट अशोक जैसे शासक हुए, जहाँ पर समुद्रगुप्त जैसे शासक हुए और भारत धन धान्य से परिपूर्ण था, आत्मनिर्भर था। तो उसके स्वर्णिम अतीत को याद किया गया और उसके स्वर्णिम अतीत ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश अधिकारी लोग भारतीयों को स्वशासन चलाने के योग्य नहीं मानते थे। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं, कि भारतीयों के भाग्य में ही विदेशियों के अधीन रहना लिखा है, कि उनका धर्म और सामाजिक जीवन पतित और असभ्य रहे हैं और इस कारण वे लोकतंत्र तथा स्वशासन के काबिल नहीं हैं। इस प्रकार का जवाब देने के लिए अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने सर से शास्त्र की भारत की सांस्कृतिक धरोहर की ओर संकेत करते हैं। अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अकबर जैसे शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों पर ध्यान दिलाया। इस कार्य में विद्वानों ने कला, स्थापत्य, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और राजनीति में भारत की राष्ट्रीय धरोहर को फिर से खोज करने में जो कुछ किया, उसने भारतीय जनता तथा राष्ट्रवादी नेताओं को प्रोत्साहित किया। लेकिन दुर्भाग्यवश इन प्रवृत्तियों ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया, क्योंकि कुछ लोगों ने प्राचीन भारत की उपलब्धियों का गुणगान किया तो मध्यकालीन भारत की उपलब्धियों को अनदेखा किया। भारत में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास का एक गौड़ परंतु महत्वपूर्ण कारण जातीय श्रेष्ठता का वह हाथ था जो भारतीयों के प्रति अनेक अंग्रेजों के व्यवहार में पाया जाता था। इस जातीय दंभ का एक प्रचलित रूप देखने को मिलता है। जब कोई अंग्रेज किसी भारतीय से किसी विवाद में उलझ जाता था तो और न्याय व्यवस्था अंग्रेजों का पक्ष लेती थी। अतः
जातीय दंश, जाति, धर्म, प्रांत या वर्ग का भेदभाव किए बिना तमाम भारतीयों को एक समान हीन करार देता था। वे यूरोपीय लोगों के क्लबों में नहीं जा सकते थे और अक्सर उन्हें किसी गाड़ी के उस डिब्बे में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी जिसमें यूरोपीय यात्री जा रहे थे। इससे उनमें राष्ट्रीय अपमान का बोध हुआ तथा अंग्रेजों के मुकाबले वे अपने आप को एक जनगण के रूप में देखने लगे। अतः निम्नलिखित सभी कारणों ने मिलकर भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैंक यू।